उष्णता की वजह से अ, उष्णता की वजह से वात का संचय होना शुरू हो जाता है, जो कि ग्रीष्म में संचित वात वर्षा ऋतु में प्रकोपित होती है और शरद ऋतु में आके उसका प्रशमन शुरू हो जाता है। ये काल का बहुत बड़ा इसमें वर्णन है और इसके साथ में उन्होंने बोला कि अगर प्रशम की स्थिति में ना जाने पे इससे पहले ही क्षय अवस्था में ही उसका शमन कर देना चाहिए। नहीं तो फिर वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होगा और वर्षा ऋतु के बाद प्रकोप होने से ये वर्षा वात आदि के वात के लक्षण शुरू हो जाएँगे। ऐसी वर्षा ऋतु में वात के वात दोषों के लक्षण शुरू हो जाएँगे। ऐसी वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है और वो संचय शुरू हो जाता है जो कि शरद ऋतु में प्रकोपित होता है और हेमंत ऋतु में अपने आप ही शमन हो जाता है। और ये कफ में भी यही चीज़ है कि शिशिर ऋतु में जो संचित कफ होता है वो वसंत ऋतु में प्रकोपित होता है और ग्रीष्म ऋतु में शमन हो जाता है। तो ये संचय प्रकोप प्रशम ऑटोमेटिकली होता रहता है और इसी में हम लोग को उसी के हिसाब से खान-पान का सेवन करना चाहिए। संचय की स्थिति में ही दोषों का उत्क्लेश ना हो, दोषों का संचय ना हो, दोषों का शमन हो या बढ़े ना या उसका आगे ना बढ़े, तो इसलिए हम लोग को उसी तरह के खान-पान का वर्णन किया गया है। यस मैम। ये भी एक बात है कि जो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कफ की चिकित्सा करनी होती है तो हम लोग वसंत ऋतु में वमन का देना श्रेष्ठ बताया है, या फिर जैसे कि विरेचन शरद ऋतु में दिया जाता है, या फिर वर्षा ऋतु में बस्ती या वात की जो प्रधान चिकित्सा है उसको किया जाता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये ऋतुओं की स्थिति या इस जिस ऋतु में जो भी दोष है उसको हमें देखना है। जब हम पंचकर्म कराते हैं तो केवल व्याधि या केवल उस प्रकार से लक्षणों का ना देखें, किंतु निश्चित रूप से दोष किस अवस्था में है, दोषों का संचय है, प्रकोप है, प्रशम है या क्या है चल रहा है, कौन सा ऋतु है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। बिल्कुल, और ऋतु के अनुसार देने से उसके गुण वर्धन हो जाएंगे या उसका जो परिणाम होने वाला है रुग्ण के शरीर पर, निश्चित रूप से अच्छा परिणाम उसका होगा। यस सर, बताइए मैम, बताइए कामिनी मैम, बताइए। बता दिया मैडम आपने वैसे तो सब कुछ ना, पर एक ही सेंटेंस थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूंगी। जैसे आपने बताया सारा कि ऋतु में हम कराते हैं शोधन वगैरह, तो इसमें स्पेसिफिकली जैसे पेशेंट्स पूछते हैं कि हमें कब कराना चाहिए, तो फिर हमें उसको महीना बताना रहता है। तो फिर मैं उनको जो बताती हूँ वो मैं बता रही हूँ कि सावन के महीने में बोल देते हैं हम कि बस्ती करा लेना चाहिए, और कार्तिक का महीना जो है उसमें विरेचन करा लेना चाहिए, और जो चैत्र का महीना होता है उसमें एक वमन करा लेना चाहिए। बिल्कुल, ये पेशेंट की भाषा में थोड़ा जो हम पेशेंट्स को बताते हैं वो, बाकी तो आपने दोनों ने बता ही दिया है मैडम। यस यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये थोड़ा सा इसमें मतलब ये भी होता है कि जैसे कुष्ठ आदि व्याधि है तो हम लोग कर देते हैं, वैसे बस्ती मतलब ऋतु देखी नहीं जाती है, बट ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि विरेचन के लिए हम लोग ऋतु देखते हैं और वमन के लिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वासंतिक वमन श्रेष्ठ बताया है और स्वस्थ व्यक्ति को अगर वमन करना हो तो उसके लिए ऋतु तो वसंत ऋतु ही बेस्ट है। ताकि ऐसे बताया गया है कि वसंत ऋतु में अगर हम लोग वमन कराते हैं तो साल भर उसको कफ का भी और कुछ मात्रा में, जैसे अम्ल पित्त के रुग्णों में जिनका मतलब पित्त हमेशा बढ़ने की शिकायत होती है, उनमें भी काफी अच्छे से इसका परिणाम मिलता है कि साल भर उनको कफ पित्त के प्रकोप जनित व्याधि नहीं होते हैं। ये प्रैक्टिकली हमने देखा है। बिल्कुल, यस। हाँ जी बिल्कुल मैडम, स्वस्थ व्यक्ति में ही जो है एकदम ग्लो आता है, वमन कराते हैं ना तो एकदम ग्लो आ जाता है फेस पे जब वसंत में वमन कराते हैं। एकदम मैंने देखा, हम लोग भी कराते हैं, बाकी भी हम फैमिली मेंबर, तो एकदम चेहरा एकदम चमक जाता है वसंत में वमन जब कराते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि हम लोग अल्प दोष होते हैं तो भी हम लोग वमन सजेस्ट करते हैं, तो बोलते कि नहीं रुको, कि हम लोग फरवरी या मार्च महीने में हम लोग कराएंगे वमन, तो बेस्ट होता है। बिल्कुल। ऊपर उसमें बसंत ऋतु में मैम जो है सन की रेज की वजह से और उसमें वातावरण में जो है आर्द्रता रहती है, इसलिए कफ का उत्क्लेश मिलता है, हमको कुछ करना ही नहीं होता। उत्क्लेश जो होता है वो उत्क्लेश में सबसे बढ़िया ऑटोमेटिकली हम लोग को उत्क्लेश करना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली जो है नेचुरल उत्क्लेश होता है। तो ऐसे में वमन का सबसे बढ़िया परिणाम मिलता है। यस, अब वमन के जी जी यस बिल्कुल सर। तो अगला सूत्र मैं पढ़ती हूँ। यस मैम। चियते लघु वृक्षभिरोषधीभिः समीरणः तद्विदस्त्विदे देहेः कालस्य उष्णान्नं कुप्यतिः अद्विरम्लं विपाकम् अभिरोषं विष तादृशं पित्तं याति चयं कोपं न तु कालस्य शैत्यतः क्षीयते स्निग्धशीताभिः रुदकौषधीभिः कफः तुल्ये अपि काले देहे च स्व ऋत्वान्नं प्रकुप्यति। तो यहाँ पर चय आदि का विशेष वर्णन किया है
ग्रीष्म ऋतु में लघु एवं वृक्ष गुणों वाली औषधियों के सेवन करने से लघु तथा वृक्ष गुण प्रधान शरीर में लघु एवं वृक्ष गुण वाले वातदोष का संचय हो जाता है। परंतु ग्रीष्म ऋतु की उष्णता के कारण यह वातदोष प्रकोपित नहीं होता और वर्षा में जल तथा औषधियों का विपाक अम्ल होता है, अतः अम्ल विपाक वाले पित्त का संचय हो जाता है, किंतु वर्षा काल की शीतलता के कारण यह कुपित नहीं होता। हेमंत ऋतु में स्निग्ध एवं शीतल जल तथा औषधियों में स्निग्ध तथा शीत गुण वाले कफ का संचय तो हो जाता है, किंतु काल एवं शरीर के समान गुण वाला होने पर भी जमा हुआ कफ दोष प्रकोपित नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में लघु वृक्ष औषधियां होती है तो वात का संचय होता है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में प्रकोप नहीं होता। बट मतलब संचय का अलग रीजन दिया है और प्रकोप के लिए जो गुण जरूरी है वो वर्षा ऋतु में होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताया है कि किस गुण से संचय होता है, किस गुण से प्रकोप होता है और किस इसमें हम लोग शमन को देखते हैं। बताइए। यस यस मैम, आपने बहुत बढ़िया बोला। बात के गुण होते तक सूक्ष्म लघु शीतो खर सूक्ष्म अश्निला। तो ग्रीष्म ऋतु में लघु और रूक्ष गुण वाली औषधियां के सेवन करने से लघु और रूक्ष गुण प्रधान शरीर में लघु और रूक्ष गुण वाले वात दोष का, मतलब उसमें उन्होंने औषधियों का भी बोला है, शरीर का भी बोला है, और वो दोष तो बात है ही, इसी वजह से बात का संचय हो रहा है। परंतु ग्रीष्म ऋतु में उष्णता के कारण, क्योंकि शीत गुण के विरुद्ध है, वात के शीत गुण से विरुद्ध उष्णता गुण के कारण यहाँ वात का प्रकोप नहीं होता है। लेकिन वर्षा ऋतु में जल तथा औषधियों का बल विपाक अम्ल होता है, अतः अम्ल विपाक वाले पित्त का संचय हो जाता है। अब ग्रीष्म में संचित वात जो है वर्षा ऋतु में प्रकोपित हो रही है, क्योंकि वहां पे उष्ण गुण के कारण वहां पे वात का प्रकोप नहीं हुआ, क्योंकि वात में है शीत गुण। अब वर्षा ऋतु में क्या हुआ, वर्षा ऋतु में जल तथा औषधियों का विपाक, जितनी भी औषधियां हैं या जल है या जो भी हर्ब्स हैं, दूध में भी, गाय के दूध में भी बोला जाता है, क्योंकि वो खाती है घास फूस, उसमें भी अम्ल विपाक होता है। अतः अम्ल विपाक वाले पित्त का संचय शुरू हो जाता है। और किंतु वर्षा काल में शीतता के कारण, लेकिन वो शीत है वर्षा काल में थोड़ा सा आर्द्र है, तो वो कुपित नहीं हुआ। वो कब होता है, वर्षा के बाद आके शरद में आके कुपित हो जाता है। हेमंत ऋतु में स्निग्ध और शीतल जल औषधियों से स्निग्ध तथा शीत गुण वाले कफ का संचय होता है। हेमंत और शिशिर में जो है हम लोग जो थोड़ा सर्दी, थोड़ा सा कम सर्दी, तो उसमें कफ का संचय शुरू होता है, किंतु काल और शरीर के समान गुण होने पर भी जमा हुआ कफ उस समय प्रकोपित नहीं होता। वर्षा, उसके बाद जब बसंत ऋतु आती है तो कफ का प्रकोप शुरू हो जाता है। यहाँ उनको ये कहना है आचार्य वाग्भट को कि भले ही गुण समान है, जैसे कि ठंडी या हेमंत शिशिर ऋतु में शीत स्निग्ध गुण कफ के समान होते, कफ संचयित तो हो पाता है बट उनका प्रकोप नहीं होता है। तो प्रकोप होने के लिए कुछ अलग गुण भी होना जरूरी है, ये आचार्य कहना चाहते हैं, ऐसे मुझे लगता है यहाँ पर। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति मैम, आपका भी स्वागत है। बताइए, आप कुछ बताना है। डॉक्टर स्वाति त्यागी। डॉक्टर राधिका बहुत दिनों के बाद आई, आप बताइए कुछ, अपने हैंड रेज किया था। हाँ मैम, बिल्कुल बहुत दिनों बाद आई, थोड़ा बिजी चल रही थी। मैम, मेरे जो अभी काल की बात हुई है कि इस काल में प्रकोप हो रही है, पर अभी आजकल जैसे काल विपर्य है, जैसे साइक्लोन आ गया, या थोड़ा सा काल का हम देखते हैं कि बहुत जल्दी, या वर्षा ऋतु में भी वर्षा शुरू नहीं हुई है, या जैसे सावन का भी मैडम ने बोला, तो फिर वो इफेक्ट करता है क्या हम लोग? ऋतु तो बदल गए मैम, कैसे में तो हम लोग, हम मराठी में लोग बहुत बार जोक आते हैं हमारे पास की 12 महीने पावसाळा हो गए, यानी 12 महीने कभी भी बारिश ऐसे, मतलब ऋतु तो बदल गए हैं। बट इसका भी रीजन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे आयुर्वेद में रोगों के कारण बताए हैं, अति मिथ्याहीन काल का अति मिथ्याहीन योग बताए ना, तो अभी तो मतलब जैसे कलियुग भी बताया, मैं इसका एक रीजन भी बताना चाहूंगी। कलियुग है तो कलियुग में ये सभी बातें होने ही है, और जैसे कि अगला हमारा स्टेज होगा युगांत, तो मुझे लगता है कि जैसे कलियुग को रोगावस्था बताया है, तो रोगावस्था के लिए जो भी सारे कारण हो, जैसे हम लोग बार बार बताते हैं कि फूड के बारे में बताते हैं, आहार, देश, वायु, काल, ये पंच महाभूतों की स्थिति आप देखिए तो निश्चित रूप से बदल गई है। जैसे कि ओजोन को लेकर भी बताया जाता है, उष्णतामान भी बताया जाता है कि सब जगह पे उष्णतामान बदल गया है। तो ये अपने आप में एक निसर्ग का ही बदलाव है, ऐसे मुझे लगता है। आप भी बताइए डॉक्टर पूनम, डॉक्टर स्वाति, कामिनी मैम, आप भी बताइए इसके बारे में कि निश्चित रूप से ये
एक अच्छा विचार करने लायक बाब है कि सही मायने में ऋतु बदल रहे थे, इसका कारण क्या है? मुझे लगता है टेम्परेचर, भौगोलिक स्थिति है इसका कारण, बताइए। नमस्कार मैम, बहुत ही अच्छा ये व्याख्यान चल रहा है और मैं आज फर्स्ट टाइम जुड़ पाई हूँ इससे, तो इट्स रियली नाइस और बहुत ही अच्छा ये टॉपिक डिस्कशन हो रहा है। तो सडनली जो आप बता रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एक फैक्टर हो गया, और जो हमारे मिथ्या आचार विचार, प्रज्ञा अपराध से जो हम गलतियां कर रहे हैं, वो अगेन जो आपने कलयुग का फैक्टर बताया, वो बिल्कुल आई थिंक दिस इज वेरी वेरी ट्रू। और ये 100% सही बात है कि जिस रोग अवस्था से आजकल जैसे हमारा दिनचर्या जा रही है, जिस प्रकार से हमारा सोशल एक समाज जा रहा है, और जो रोगों का आक्रांत हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ अवर ओन प्रज्ञा अपराध। हम लोगों का मिथ्या आचरण हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो ऑल दिस फैक्टर्स जस्ट दे आर ऑल टुगेदर क्रिएटिंग ये इम्बैलेंस जो हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास के वातावरण में। ये सारा इम्बैलेंस हमारी अपनी खुद की एक्टिविटीज का ही है, एंड सर्टेनली कलयुग इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर बिहाइंड दिस। और आयुर्वेद एक बहुत सशक्त विज्ञान है, और इसके द्वारा जो हम लोग चिकित्सा करते हैं अपने पेशेंट्स की, तो हम ये इसका ऋतुओं का जो हम लोग हमारे को बताया गया है, तो डेफिनेटली युक्ति के अकॉर्डिंग वर्षा ऋतु अभी जैसे अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ जहाँ पे मैं रहती हूँ दिल्ली में, और जबकि हो जाना चाहिए था। तो बेसिकली हम लोग युक्ति से अपना, और आयुर्वेद में किस तरह से हम लोग पेशेंट को गाइड कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, जो कि शायद किसी और मेडिकल साइंस में ये चीजें नहीं बताई जाती। और इससे हम अपने पेशेंट्स का मार्गदर्शन कर सकते हैं, आहार विहार का ज्ञान विज्ञान देकर उसको स्वस्थ रखने की जो चेष्टा एक वैद्य की होती है, तो वो हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरह से समझते हैं और समझा सकते हैं मैम। थैंक यू। यस यस मैम, तो आपने अच्छा बताया। बिल्कुल, मुझे लगता है इसका एक कारण जैसे हम लोग देखते कलयुग मैंने बताया, तो जैसे कि हमारी दादियों का, नानियों का बहुत ही अच्छा लाइफ स्पैन रहा। हम मतलब अभी हमारे माओ को बोलते कि आपने अच्छी जिंदगी जी ली, हमने भी काफी अच्छी आधी आयु हमारी हो गई, बट फिर भी अच्छी हो गई। बट हमारे बच्चों को लेकर हमें चिंता है कि उनका कैसे होगा, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो ये सभी समस्याएं है ही। तो लाइफ स्पैन भी कम होने का ये भी एक कारण निश्चित रूप से है। डॉक्टर पूनम बताइए। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैम, मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं आप सभी वैद्यों ने जो बताया है उसमें कुछ एक ऐड करना चाहूंगी मैम, कि जैसे चरक संहिता में हम लोग ने पढ़ा है मैम कि जनपद उद्वंस के बारे में, तो वहां पे वो अधर्म ही कहा गया है कि अधर्म की वजह से जो निसर्ग है उसने भी अपना रिएक्शन दिखाया है। तो मेरे ख्याल से जैसे आपने कलयुग वाला जो पॉइंट कहा है मैम, आई एग्री विद दैट पॉइंट, बट ऑल्सो अधर्म के वजह से व्याधि की उत्पत्ति होना, इसका भी एक महत्व रीजन माना गया है। और जैसे डॉक्टर स्वाति वैद्य मैम ने बोला है वैसा, तो आई एग्री विद हर। थैंक यू मैम। तो मुझे लगता है कि हमें सत्वावजय, देववय, पाश्रय वगैरह ये सभी ज्यादा हमें इसकी ओर सोचना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सत्वावजय चिकित्सा तो हम लोग बस जैसे कि उन्माद, अपस्मार या कुछ ऐसे मानसिक विकृतियों में ही हम लोग करते हैं, बट निश्चित रूप से आज जरूरत है। मैम आप बताइए, कामिनी मैम आप भी कुछ बोलिए इसके बारे में। हाँ, आप लोग बहुत अच्छा बोल लिए। मैं थोड़ा सा हमेशा मैं क्लिनिकल उस व्यू पॉइंट से सोचती हूँ, तो ऋतु विपर्य की जो आप बात कर रहे हो ना, तो उसमें व्याधि संप्राप्ति पे ऋतु विपर्य जो है इफेक्ट डाल रहा है। जैसे हम लोग नॉर्मल पढ़ रहे हैं कि जो नॉर्मली जो वायु प्रकोपित हुआ तो शरद ऋतु में शांत हो जाता है, जो कि होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ऋतु विपर्य होने की वजह से वो शांत नहीं हो पाता, क्योंकि वो वैसा एनवायरमेंट ही नहीं मिल रहा है। तो फिर वहां पित्त के संचय का काल आ गया, तो फिर वो पित्त से आवृतवात हो जाती है। तो फिर पित्तावृतवात की व्याधि जो है हमें उस समय मिल जाती है जब ये ऋतु विपर्य हो जाता है। तो वैसे ही उसमें हेमंत ऋतु में जो पित्त शांत होना चाहिए वो शांत नहीं होता है, तो फिर वो कफ से आवृत हो जाता है जब कफ का संचय होने लगता है। तो वैसा ही ग्रीष्म में भी है कि ग्रीष्म में
जो पहले से प्रकोपित हुआ जो कफ है, जो शांत होना चाहिए, वो शांत नहीं हो रहा है, और फिर इसी वजह से वो व्याधि, मतलब ये ऋतु विपर्य की वजह से जो आवृत्तवात या आवृत्त दोष वाली संप्राप्ति अब ज्यादा मिलने लगी है, जो पहले नहीं मिलती थी। और सबका प्रॉपर दिनचर्या, ऋतुचर्या जो प्रॉपर पालन करते थे वो भी पालन नहीं हो रहा है। और नेचुरल अब जैसे बोले सारा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह तो हो ही चुकी है, तो इसीलिए भी मुझे लगता है कि ये सारा ऋतु विपर्य है, ये ऋतुचर्या का पालन नहीं, पता ही ना, नॉलेज ही नहीं है हम लोगों ने, क्योंकि आगे कन्वे ही नहीं किया कि इस ऋतु में आपको ऐसे करना चाहिए। शायद हम लोगों को इसमें थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों में अवेयरनेस लाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, तो लोग समझ सकते हैं और कर सकते हैं इसको फॉलो। और बाकी सत्वा वजह वगैरह तो आप बहुत अच्छा बताए हैं कि वो एस्पेक्ट भी जो है हमें सोचना चाहिए, उस पर भी हम लोग काम नहीं कर रहे हैं आजकल, है ना। तो वो भी बहुत अच्छा आपके माइंड में आया कि वो बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, उस पर अगर काम किया जाए तो हम बहुत, मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए हम लोग बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। और मैम मुझे ये भी एक लगता है कि जैसे दिनचर्या ऋतुचर्या तो ग्रंथों में बताई है, बट आज के हिसाब से भी हम जब पेशेंट को बताएंगे, तो जैसे कि आपने बताया कि अभी बारिश नहीं हुई दिल्ली में, डॉक्टर स्वाति मैम ने बताया, तो बिल्कुल यहाँ पर भी अभी तो हम लोग दिन भर पसीने से नहा रहे, सोलापुर इज आल्सो लाइक ह्यूमिडिटी, बिल्कुल बारिश भी नहीं है, बस ये बादल आते और चले जाते। तो निश्चित रूप से हमें इसमें भी थोड़ा सुधार लाना जरूरी है कि हमारी दिनचर्या या ऋतुचर्या में हमें मोल्ड अप करना जरूरी है। ये भी मुझे लगता है, क्योंकि ऋतु संधि काल हमें समझ नहीं पा रहा है, हमें मतलब डिसीज वाइज या कुछ लक्षण तो दिखते हैं निश्चित रूप से, बट जैसे कि पंचकर्म करे कब, जैसे नए वैद्यों को ये भी संभ्रम होगा क्योंकि ऋतु उनको समझते ही नहीं है, बच्चों को ऋतु नहीं समझ रहे क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया है। तो ये भी एक निश्चित रूप से हमारे हेल्थ के लिए एक पॉइंट अच्छा, मतलब आज का जो रीजन है, एलोपैथी वाले तो इसको इडियोपैथोजेनिक या इडियोपैथिक बोल देते कि उनके पास उत्तर नहीं है, बट हमारे पास ये उत्तर निश्चित रूप से है। डॉक्टर राधिका बताइए, आपने हैंड रेज किया। यस मैम, जैसे अभी मैम ने बताया कि जनपद दंश, तो वो काल, वायु और सब में पानी, जल में वाला तो सब हो ही रहा है। पर सिमिलरली मैं अभी जब अब सर ने बात की थी कि शरद ऋतु में इन चीजों में या ये वनस्पतियों में ये द्रव्य गुण में मतलब बढ़ रहे हैं गुण, जैसे आम्ल और ये, तो वो भी एक चीज देखने में आती है मैम कि आजकल 12 महीने सब चीजें अवेलेबल रहती है या स्टोर होता है, तो वो कौन सी नहीं खाए, मतलब कोल्ड स्टोरेज से वो भी इतना बड़ा उसका चेन बना जा रहा है। तो इसमें ये गुण है, ये बढ़ रहा है, ये भी थोड़ा सा पेशेंट को समझाने में की दिक्कत पड़ती है कभी कभी, तो ये भी मुझे लगता है कि ये बात भी उनको बताए जैसे। नहीं, हमें सीजनली खाना है मैम, कितना भी हमें आम 12 महीने मिले, बट आप सीजनल अभी आम का भी चल रहा है, तो सेब से लेके जुलाई तक आम खा रहे हैं। नहीं खाना चाहिए एक्चुअली, हमें खुद से बताना चाहिए बिल्कुल। जैसे एप्पल का सीजन जैसे ठंडी में है, या फिर जैसे बेर का सीजन भी मतलब दिसंबर जनवरी में होता है, कस्टर्ड एप्पल भी मतलब बारिश से लेकर दिवाली तक आते हैं। तो ये हमें बेसिक थोड़ा मतलब जरूरत है। मुझे लगता है कि जो शहरों में इसका ज्यादा अवेयरनेस जरूर है, गाँव के लोगों को तो मतलब थोड़ा सा जो रूरल एरिया में ग्रामीण इसमें रहते हैं तो इनको तो पता चल जाता है, बट शहरी एरिया में, क्योंकि शहरों में तो 12 महीने सब कुछ मिलता है, ज्यादा से ज्यादा मैं बात करूंगी शहर की, तो वहां पर हमें ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है इस प्रकार के हेल्थ फूड और इसको लेकर ज्यादा। बिल्कुल मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा। मैं जैसे दूसरे स्थान से या दूसरी मिट्टी से वो चीज या फसल दूसरे स्थान या देश में जाती है तो वहाँ के लिए साथ में नहीं होती है, क्योंकि वो उस मिट्टी और उस जलवायु के लिए साथ में है। लेकिन आजकल इतना ज्यादा इतना बढ़िया ट्रांसपोर्ट हो गया है, इतना बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन हो गया है कि वो कश्मीर का सेब यहाँ पे आ जाता है और यहाँ के हिसाब से वो साफ नहीं है, लेकिन वो बिकता है। जैसे आपने बोला, अभी आपने इशारा किया कि 12 महीने फल मिल रहे हैं, 12 महीने सब्जियां मिल रही हैं, तो हम लोगों को ये ऋतु काल के हिसाब से ही सब्जियां जो उस समय, अब जैसे आम इस समय आ रहा है, आम में वो टेस्ट नहीं आ रहा है, वो जो मलिहावादी आम, जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, वो मलिहाबाद में आम का टेस्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो जो देश काल स्थिति के हिसाब से जो जब वहाँ की जो जलवायु के हिसाब से जो फल या सब्जी है वो वहीं के लिए साथ में है, दूसरी जगह की जलवायु पृथ्वी उसके लिए वो साम नहीं है। लेकिन आजकल कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो हर जगह 12 महीने अवेलेबल है, तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यस सर, आपने प्रांत की तरफ, प्रांत भेद की तरफ आपने ध्यान दिया है। हम प्रांत भेद के ऊपर नहीं चर्चा करेंगे, बट डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया सेब की बात करती हूँ मैं, एप्पल सफरचंद की बात, तो सफरचंद तो हिमाचल में ही बनते हैं और हिमाचल में ही महाराष्ट्र या
सभी प्रांतों में उसको भेजा जाता है। ऐसे कई सारे धान्य अनाज है, जैसे गेहूं पंजाब में ही ज्यादा चलता है, मतलब वहां पे ही ज्यादा मतलब मिलता है, पकाया जाता है, वहां पे उगता भी है। राइस अगर है, चावल को लीजिए तो आंध्रा के चावल अच्छे होते हैं। ये मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, जो भी बात है, बट लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे मैं यहाँ की बात करती हूँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पहले सीजन वाइज एप्पल आते थे हिमाचल से, बट अभी ट्रांसपोर्टेशन दलन वलन सब बढ़ गया, मतलब साइंस आगे गया, तो अभी 12 महीने आने लगा। ये अच्छा नहीं है, आए मतलब हिमाचल से ही आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बनता ही नहीं, महाराष्ट्र की भूमि उसके लिए लायक मतलब ये नहीं है ना, उसको जो वेदर चाहिए वो हिमाचल में ही है, ठंडा इतना, महाराष्ट्र से हॉट सीजन में आता है, तो यहाँ पर पहले आता था तो सीजन में आता था, अभी 12 महीने आने लगा, तो हमें ही उसको अवॉइड करना है, हमें ही उसको समझना है। बताइए, आई थिंक ये मतलब ये हमें डॉक्टर निधि आप भी बताइए कुछ, तो ये मुझे लगता है कि ये पॉइंट निश्चित रूप से हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या आ रहा है, इससे ज्यादा हम लोग इसको खाए या नहीं खाए, हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा। आगे बढ़े मैडम आप तो सारी दुनिया की चीजें इधर से उधर आने लग पड़ी है। हाँ वही मैं बता तो इसीलिए तो, बट पहले नहीं आता था मैम, पहले नहीं आता था, मुझे याद है मतलब उस कंट्री का मैंगो, उस कंट्री का एप्पल ऐसे भी आने लग पड़े, दूसरे कंट्री के आने, अपने देश में तो छोड़ो दूसरे कंट्री के अवेलेबल हुए। जैसे अभी ये देखिए ना, हमारा जो ये था ना, इसके लिए डेंगू के लिए हम लोग वो यूज करते थे ना, बहुत ही उसका चलन चला, अभी नाम नहीं याद आ रहा मुझे उस फ्रूट का, ड्रैगन फ्रूट या जो आया था ना बीच में, इसका ज्यादा से ज्यादा डेंगू फीवर में वो चला बहुत ही ज्यादा, जो हम लोग पहले बात की थी, मतलब एक्सॉट, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल। अभी जैसे बढ़ाते, सफरचंद की वैरायटी भी ईरान से है, इराक से है। अब मॉल में जाते तो मॉल में देखेंगे फल, तो वहां पर तो अलग अलग देशों के नाम से लेबल लगा के रखा जाता है, ईरानी, हाँ, वही बोल रही हूँ, सभी कंट्रीज के लेबल लगे हुए हैं, लेबल लगे, बिल्कुल। तो भी हमें वो देखना, और ऐसे हो गए ना मैडम कि जैसे ईरान इराक का अगर हमने एप्पल खा लिया तो हमें भारत का खाने की इच्छा नहीं होती है, ये मैंने टेस्ट में बहुत फर्क रहता है, तो मतलब ये उदाहरण दिया मैंने, बट सही मायने में, क्योंकि ये फिर हमें ऐसी आदत लगती जाती है और हम भूल जाते हैं कि कहाँ क्या फर्क है, बस खाओ ले आओ, यही हमारे दिमाग में चलता है। और मैडम जो प्याज हमारे कंट्री में आता है, बाहर से दूसरे कंट्री से इंपोर्ट होता है, मैक्सिमम पाकिस्तान से आता है प्याज। अच्छा, जो कंट्री में बिकता है हमारे, हाँ बहुत ज्यादा वहां से इंपोर्ट करती है सरकार। महाराष्ट्र में काफी अच्छे से मतलब ये उसका ही उत्पादन किया जाता है, इसलिए शायद प्याज का मतलब, लेकिन फलों के बारे में हमने बहुत अच्छे से देखा है, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि एप्पल को मैम एक साल तक फ्रीजर में रखकर उसको बेचा जाता है, यानी इस साल जो मार्केट में पिछले साल का फल होता है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब नुकसानमंद होगा हमारे लिए। बताइए डॉक्टर राधिका। मैम इतना पुराना होता तो ये विषवती हो जाता है, ऐसा नहीं होता है कि वो विष, वही तो सर वो गैस होती है ना, गैस से प्रिजर्व करते हैं। लेकिन मैम एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो कुछ प्रिजर्व करके जा रहा है, तो वो विषवती हो जाएगा, जैसे हम सोचा जाए तो वो सब कुछ सर सब कुछ होता है ना उसमें, लेकिन बिजनेस है ना। बिजनेस में तो हम लोग को नहीं खाना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए ना थोड़ा सा, मतलब मेरा पॉइंट ये था। अवेयरनेस करिए ना सर, कैंप लगाइए। हमें गांव से ही फल खाने चाहिए, फिर मतलब मैं तो ये बताऊंगी कि जैसे गांव के लोग आते हैं, लोकल ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, 100 किलोमीटर के एरिया तक जो भी मिलते हैं वो, बिल्कुल। यस मैं इसमें एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोग जब ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, तो अक्सर हमारे पास जब ऑनलाइन कंसल्टेशन दूसरे कंट्री से आते हैं, तो हमें उस टाइम पे पेशेंट्स को ट्रीट करना, स्टेल फूड का अवेयरनेस के बारे में बताना, क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा स्टेल फूड, फ्रोजन आइटम वगैरह खाते हैं कि वहाँ पे अब किसी पेशेंट को कह ही नहीं सकते कि आप उसको फ्रेश बना के खाइए, आप चपाती खाइए, रोटी खाइए। तो वहाँ पे हम लोग कई बारी बहुत ही दिक्कत आती है पेशेंट को समझाने के लिए, क्योंकि वो लोग टाइम नहीं इतना स्पेंड करते किचन्स में कि वो फ्रेश फूड खाएं। एवरीथिंग इज वेरी इजली अवेलेबल, तो दूसरी कंट्रीज में इतना कॉमन प्रैक्टिस हो जाता है, तो वहाँ के जब पेशेंट्स डील करने होते हैं तो इट बिकम्स वेरी टफ कि आप किस तरह से, या तो शोधन भी नहीं कर पाते क्योंकि दे
आर नॉट रेडी टू टेक द स्नेहपान, तो किस प्रकार से उनको डाइटरी चेंजेस करें हम, और किस प्रकार से हम उनका डाइट प्लान करें। ऑल्दो वो लोग बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव मिलते हैं हम लोगों को, इंडियन से बहुत कंपैरेटिवली वो लोग जागरूक होते हैं, अपने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव, लेकिन खाने के मामले में और ऋतुचर्या का अवेयरनेस के मामले में उनको बिल्कुल जीरो अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो उस टाइम पे जब आयुर्वेद हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं उनको, तो वो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। और उस टाइम पे मुझे लगता है कि किस तरह से टैकल किया जाए, क्योंकि सीजन्स डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंट्रीज, वो अंडरस्टैंडिंग देना, वो अवेयरनेस देना बहुत डिफिकल्ट सा कई बार हो जाता है पेशेंट को उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, उसको एजुकेट करने के लिए, या उसको अवेयर करने के लिए थ्रू आयुर्वेदा। और दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस मैम, जब भी हम दूसरी कंट्रीज के पेशेंट को डील करते हैं तो वो इतने बढ़िया क्वेश्चंस पूछेंगे कि हम लोग जैसे इंडियंस को या तो हमें अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो हम लोग के पास इतने फ्रैंक क्वेश्चंस नहीं आते, and they will argue for each and every little thing, or in spite of their very healthy routine about the health consciousness, just because they lack कि उनको understanding of right proper eating habits का ज्ञान नहीं है, they are suffering a lot about from diabetes, hypertension, skin problem, ये सब चीजों से वो काफी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बुरी तरह से इफेक्टेड है इस अवेयरनेस के अभाव में। Yes ma'am, very true, it's really reality of this era। बिल्कुल आपने, और मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगी, जैसे दूध को देखेंगे तो 8-8 दिन का दूध तो बर्फ ही होता है, उसको निकाल कर ही उसको मतलब इस्तेमाल में लाया जाता था। ऐसी कई सारी बातें हैं, बट क्या करें, वहां पे मिलता नहीं है, जैसे कि बर्फ गिरने शुरू हो जाती है, या बहुत सारी वहां पे जो भी वेदर चेंजेस होते हैं, तो उस समय तो घर के बाहर निकलना मुश्किल है। और जैसे आपने बताया कि महाराष्ट्र या मतलब भारत में जैसे कि खुद के काम खुद को करने की हमारे आदत नहीं है, तो वहां पर तो वो कल्चर नहीं है, मतलब वहां पर तो खुद का काम खुद को ही करना पड़ता है, मेड्स वगैरह ये बात वहां पे नहीं होती फॉरेन कंट्रीज में, ये तो ज्यादा भारत में चलती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है, बट हमारा डाइट अच्छा है तुलना से, और उन लोगों का डाइट अच्छा नहीं, बट उनका बाकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी है। बताइए, इज इट करेक्ट? हम लोग शटरस आहार लेते हैं, वो लोग खुशी आहार लेते हैं, हम लोग को शटरस आहार प्रधान होता है, वो हम लोग, इसीलिए हम लोग की इम्यूनिटी अच्छी होती है। ये मैं वही बता रही हूँ, हमारा आहार अच्छा है, हमारा आहार जो चौरस आहार बोलते हैं, चौथेर आहार, सभी रसों वाला, फल फूल, या फिर हमारे त्योहार है तो त्योहार पे हम अलग अलग व्यंजन बनाते हैं, जो कि उस त्योहार के साथ साथ हमारे हेल्थ एस्पेक्ट को भी ध्यान को रखकर बनाया जाता है। जैसे दिवाली पे हम लोगों को ज्यादा कैलोरीज उष्मांक की जरूरत है, तो उस समय हम लोग सभी घी तेल वाले मिठाइयाँ सब कुछ खाने का मतलब एक प्रथा होती है। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से, बट अच्छा पॉइंट है। त्योहार भी मैम, हम लोग के त्योहार भी ऋतु के अनुसार बने हैं मैम, और वो जो बनता है उस समय व्यंजन वो ऋतु शाम में होता है, वो बिल्कुल जरूरी होता है, इसीलिए पुराने समय से वो चीज चली आ रही है कि होली में गुजिया बननी है तो बनिए, और वो वाकई उसका रोल है। यस बिल्कुल, त्योहारों पे तो जो भी बताया है उसको बनाना भी और खाना भी है, तब उस दिन हमारा कुछ डाइट या बाकी कुछ नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल, यस। तो अगला सूत्र पढ़े। बट अच्छा, मतलब ये पॉइंट अच्छा बताया आपने डॉक्टर राधिका की, ये बिल्कुल कुछ कंसल्टेशन में हमें दिक्कतें आती है। बिल्कुल। तो एक और ये चीज फॉरेन के साथ हमारे इंडियन से हो जाता है, किसी ट्रांसफर हो गया महाराष्ट्र में, बैंगलोर में या दिल्ली में ट्रांसफर हो गया, भी साथ में होना, तो साथ में होना, वो वेदर से एडजस्ट करना, ये सेम फॉरेन के नजर आती है। आवाज की डिस्टर्बेंस है आपकी मैम। अगला सूत्र मैं पढ़ती हूँ। इति काल स्वभावो यम आहारम दिवसात पुनः चयादीन यन्ति सद्यो अपि दोषाः काले अपि वानतु। तो काल स्वभाव का वर्णन यहाँ पर किया है। यह सब काल का स्वभाव है अथवा इसका प्रभाव है, और यह आहार विहार के प्रभाव से तत्काल या असमय में भी वात आदि दोषों का क्षय, प्रकोप अथवा प्रशम हो जाता है, और कभी उक्त कालों में वात आदि दोषों का क्षय को प्रशम नहीं भी होता है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो डिस्कशन चल रहा था उसका उत्तर भी हमें मिल गया है कि ये सब काल का स्वभाव है और प्रभाव है।
बट आहार विहार के प्रभाव से या असमय में भी वात आदि दोषों का क्षय प्रकोप अथवा प्रशम हो जाता है, और कभी कभी काल के अनुसार ही वात आदि दोषों का संचय प्रकोप प्रशम नहीं भी होता है। बिल्कुल, जैसे हमने अभी बताया कि हम लोग बोल रहे थे ना कि काल का ये बदल गया है, तो ये भी बताया है आचार्य ने कि कभी कभी ऐसा हो भी सकता है। तो निश्चित मुझे लगता है आचार्य की दृष्टि को हमें फिर से एक बार सलाम करनी चाहिए, इतनी उनकी दृष्टि विकसित थी। यस, बताइए मैम। इन्होंने बोला काल का स्वभाव और काल का प्रभाव और साथ साथ हम लोग का आहार विहार, ये सभी कुछ एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड है और इसका क्षय या संचय प्रकोप में बहुत बड़ा स्थान है। इसीलिए उस कालों में वात आदि दोष का संचय प्रकोप कभी कभी नहीं भी होता है, कभी कभी होता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। वैद्य महेंद्र सर बताइए, स्वागत है आपका, बताइए। जी धन्यवाद, अभी ज्वाइन किया हूँ। ओके ओके। तो काल के अनुसार जैसे हमने अभी पढ़ा कि कभी कभी होता भी नहीं है, क्षय प्रकोप प्रशम नहीं भी होता है। तो आगे देखते कि क्या इसके बारे में आचार्य कहते हैं। व्याप्नोति सहसा देहम अपादतल मस्तकम, व्याप्नोति सहसा देहम अपादतल मस्तकम, निवर्तते तु पितो बलो अत्यल्पम जलौघवत्। तो दोषों की व्याप्ति एवं निवृत्ति के बारे में बताया है कि कुपित हुए दोष पैरों से लेकर चोटी तक अर्थात संपूर्ण शरीर में सहसा एकाएक फैल जाता है, परंतु जब वह शांत होता है तो धीरे धीरे पानी के बहाव की भांति। वास्तव में यह स्थिति वातज विकारों की ही होती है, अन्य की नहीं। तो उनका कहना है कि जब मतलब बड़ा ही अच्छा बताया है कि जब दोष फैलते हैं तो संपूर्ण शरीर में एकदम से फैल जाते हैं, पर जैसे शांत होने लगते हैं तो धीरे 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 जैसे पानी का बहाव कम होता है, धीरे धीरे बहाव कम होता है, वैसे ही विकार कम होते हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा वात के बारे में बताया है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये देना चाहूंगी, जैसे वायु को योगवाही बताया है, वायु को शीघ्रगामी बताया है, व्यान वायु को महाजवाह बताया है, यानी सबसे ज्यादा गतिमान कौन है तो वायु है। तो इसीलिए फिर गतिमानता उसमें है, तो निश्चित रूप से वो गति का उपयोग करेगा, वो कर्मों में भी करता है तो विकृति में भी करेगा। और फिर इसीलिए वायु जब बढ़ता है, विकृत होता है, तो उसके विकार तुरंत सारे शरीर में फैल जाते हैं। बट वही वायु की चिकित्सा करने हम चलते हैं तो वायु के विकारों के लक्षण कम होने के लिए समय लगता है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि वात की विकृति या वात दोष को क्रूर कहा है। वात दोष से बना कोष्ठ क्रूर होता है, क्रूर यानी चिवट, जो जल्दी छूटता नहीं है। तो निश्चित रूप से वात के व्याधि, वात के लक्षण कम होने में भी समय लेता है, और यही वात दोष का एक विशेष है, क्योंकि वायु गतिमान है सबसे ज्यादा। बताइए। यस सर। मैडम श्लोक नंबर कौन सा है? 29। यस सर, बताइए। इसमें मैं बोलूं? हाँ बताइए ना। हाँ मैं ये बहुत आपने तो सब कुछ एक एक पॉइंट तो बता दिया मैम, इसमें कुछ बचा तो है नहीं, लेकिन वही मैं थोड़ा सा उसी को रिपीट करूंगा कि जब बढ़ती है वायु तो सब पूरा स्थान संचय होता है, विकृति हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो तेजी से पैरों से लेकर ऊपर तक, क्योंकि वायु का चल गुण बहुत तेज है, एकदम से वो दोषों को अपने साथ में लेके वो अपना स्थान संचय करती होती है। लेकिन जब हम लोग शमन करते हैं तो धीरे धीरे नयन करेंगे, स्वेदन करेंगे, धीरे धीरे अनु करेंगे, और वो धीरे धीरे शमन होगा। जैसे धीरे धीरे पानी की तरह उपमा की गई, धीरे धीरे पानी के भाव से ये, और मेनली इसीलिए वातज विकारों में ही स्थिति बोला गया है मैम, ये स्थिति होती है। यस मैम। और इसीलिए वातालज्ञ सदा रहा, और इसीलिए वात प्रकृति का बल कम होता है। वात का अधिक्य होने से निश्चित रूप से देयर आर 80 टाइप्स ऑफ नानात्मज विकारा। तो ये सभी बातें स्पष्ट करती है कि वायु को इतना हम सहज ना ले, क्योंकि वायु ही सबसे प्रधान है। तो वातदोष को हम इस प्रकार से देखें कि ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा दोषों में अगर केयर करनी है तो वायु की करें, क्योंकि वायु और कफ का देखेंगे तो के विकारों में भी मंदता होती है। कफ मंदता से ही विकार निर्माण करता है, क्योंकि उसका गुण मंद है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये सभी गुण जो दोषों के बताइए तो हमें क्लिनिकली प्रैक्टिकली इसका हम लोग अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं, इस प्रकार से मुझे लगता है। बस किसी को कुछ बताना है या आगे का सूत्र पढ़े? क्या आगे का सूत्र है
निदान रूप और चिकित्सा का वर्णन आचार्य करते पढ़े हैं। ना बैठ के फिर। मैं मन कर रहा हूँ। नाना रूपये नहीं मन कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? पिता मलाह। माइक अनम्यूट है। हाँ प्लीज आप। डॉक्टर निधि मैम। यस मैम, पढ़िए आप। हाँ यस, मैं उनको म्यूट कर रही थी। यस, तो इस प्रकार से तापयन्ति तनुम तस्मात् उद्वेत्वं कृति साधनम शक्यम नैकैकशो उत्तुमतः सामान्यम उच्यते है। तो निदान रूप और चिकित्सा का वर्णन इसमें किया है कि अपने प्रकोपक कारणों से कुपित हुए अनेक लक्षणों वाले वात आदि दोष अनगिनत रोगों द्वारा शरीर को पीड़ित कर देते। अतः एवं प्रत्येक रोग के निदान, आकृति यानी पूर्व रूप, साधन, चिकित्सा का वर्णन यहाँ सूत्रस्थान में नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहाँ उसका सामान्य वर्णन कर दिया गया है। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बताया है आचार्य ने कि सूत्रस्थान में, क्योंकि वायु के लक्षणों को या जिस प्रकार से वायु शरीर में पीड़ा करता है, अनेक विध रोगों को निर्माण करता है, उसको देखते हुए आचार्य कहते हैं कि हमें वातदोष को मतलब ज्यादा वर्णन यहाँ पे नहीं किया है सूत्रस्थान में, क्योंकि आगे इसका वर्णन करना उचित होगा। यहाँ पर सभी बातें उन्होंने नहीं बताई, ये इस सूत्र का अर्थ बताया। यस, निश्चित रूप से, क्योंकि वायु का विवेचन करने बैठेंगे तो 1, 2, 4 अध्याय उनको पूरे नहीं होंगे। ये शायद वो वायु की तीव्रता, वायु की व्याप्ति को वो बताना चाहते थे इस सूत्र के माध्यम से, कि वायु किस प्रकार से शरीर में अपना प्रभाव दिखाता है। तो ये सारी बातें यहाँ उन्होंने वर्णन नहीं की। यस मैम, इसमें वो ग्रंथकार ये कहना चाह रहे हैं कि वायु के कई गुण होते हैं, वो अपने अपने उस गुण के कारण वो दोष करती है। जैसे तख्त, रुचो, लघु, तो रुच गुण के कारण अलग दोष होगा, लघु गुण के कारण अलग दोष होगा, तत्व, रुचो, लघु, शीतो, खर, सूक्ष्म, तो ये अलग अलग इतना विस्तृत वर्णन ग्रंथकार जरा से एक श्लोक में नहीं कर सकता, क्योंकि वो वायु कर तो रही है, वायु विकृत तो है, लेकिन उसका गुण विकृत है, वो दोष का कारण है। वो कौन सा गुण उसका विकृत है, वो व्याधि कर रहा है। अब वो गुण जो है वो ही व्याधि का स्थान संशय हो रहा है। तो इतना विस्तृत वर्णन एक वायु के लिए या एक दोष के लिए करना बहुत मुश्किल है। तो ये यही कहना चाह रहा है सर। यस यस, क्योंकि दोष तो सम है, लेकिन गुण विकृत की वजह से वहां पे दोषों का संचय हो रहा है। दोष अपना रूप प्रकट कर रहा है। तो इसीलिए पूर्व रूप ये सब वर्णन किए जाते हैं कि जो भी व्याधियां हैं उसको कुछ ना कुछ पूर्व रूप होगा, कुछ ना कुछ रूप होगा, कुछ ना कुछ उसके कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन सब कुछ एक साथ एक ही जगह पे संग्रह करके या एक ही लक्षण को लेके या लक्षणों को समझना, ये बहुत बड़ी चिकित्सा है मैम। यस मैम। यस, बताइए डॉक्टर राधिका। हाँ मैम, थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम दिस, बट जैसे अभी एक पेशेंट था थोड़े दिन पहले ही, तो जॉइंट पेन हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैंने देखा कि हाँ ऋतु भी चल रहा है, अगर वर्षा ऋतु भी चल रहा है तो हो सकता है वात प्रकोप और वात का ही व्याधि हो रहा है। फिर हिस्ट्री लेने में पता चला मैम कि रोज 20 से 25 पत्ते नीम के खा रहा है अभी भी। तो फिर एक लगा कि अरे कटु शीत है और नीम वातवर्धक है, तो ये पेशेंट में आजकल क्या कि बोला गया है कि अरे नीम खाओ बहुत अच्छा है, तो शुरू 12 महीने ही खाना, फिर उनका सिर्फ वो रुका दिया मैम और 20% उसको रिलीफ मिल गया। तो मैं ये भी बताना चाह रही थी इसमें कि ये हम आहार विहार तो जैसे नहीं आयुर्वेदिक है और खाते जाओ और फिर वो ऋतु की गणना कहीं नहीं हो रही है, ना फिर उसका दोष का प्रकोप संचय नहीं समझ में आता है। तो वो कहीं बार इतना डिटेल लेना भी, जो आयुर्वेद की हिस्ट्री है मुझे इतनी अच्छी लगी कि हाँ सुबह से उठ के क्या करते हो ये पूछने पर उतने सी एक चिकित्सा में उसका थोड़ा सा रिलीफ हो गया उसको। तो पेशेंट को ये भी, जैसे कि एलोवेरा खाओ तो पूरे टाइम खा ही रहे। अब मैं गर्भिणी पेशेंट में देख रही हूँ शतावरी खाना है तो शुरू पहले महीने से शतावरी जो शुरू करते हैं आखिरी तक, फिर ब्रेस्ट टेंडरनेस। तो लाइक आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं है, बट अति सर्वत्र वर्जते ये फॉर्मूला फिर आता है, ऐसा तो मुझे लगा। मतलब ये बात संचय और प्रकोप में बताना मुझे लगा कि मैं बताऊं। मैम, आपने गुण देखा ना कि गुण बढ़ रहे हैं, तो गुण की वजह से विकृति हो, लेकिन आपने बहुत अच्छी युक्ति लगाई कि आपने केवल आहार विहार से कंट्रोल कर लिया। तो ये युक्ति है, ये भी तो इसी को, लेकिन पकड़ा आपने कि उसका गुण है, कहीं ना कहीं वायु वृद्ध है, तो वायु का लक्षण दे रही है, तो उसका कहीं ना कोई गुण उसमें वहां पे स्थित है, तभी तो वो चीज हो रही है। लेकिन आपने युक्ति लगाई कि मैम ये तो बहुत अच्छी बात नहीं दिखाई है इसमें। यहाँ पे ये जैसे विषय निकला है, तो ये भी मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मॉर्निंग वॉक पर हम लोग चलते हैं, तो मॉर्निंग वॉक का जो पाथ होता है वहां पर ठेले लगे हैं आजकल के, वहां पे सब जूस मिलते हैं, लाइक
करेला से लेकर गाजर तक, और फिर ऐसे हो गया ना कि मैंने आज ये पिया, उसने आज ये पिया। तो ये ग्रुप होते हैं ना, आजकल ग्रुप से लोग जाते हैं टहलने सवेरे मॉर्निंग वॉक पे, और फिर कुछ ना कुछ जूस चलते रहते हैं। और मैम ने जो बताया कि नीम, तो निश्चित रूप से ये तिक्त कषाय रस तो बड़े ही डेंजर है, क्योंकि ये वात को बढ़ाते हैं निश्चित रूप से। तो कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल, और इसीलिए जो मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय रस है, इनका जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, रसभेदी अध्याय में, तो कितना कैसे उसका उपयोग करना है, तो वो भी हमें समझना है। और तिक्त कषाय रस के लिए मैं बताऊं आपको कि ये बस हमें जरूरी है कि हम लोग शोप सुपारी कितनी मात्रा में खाते हैं, उसको हम हमेशा ध्यान में रखें। और वैसे ही हम औषधि का भी प्रयोग करना हो तो निश्चित रूप से बड़ा ही डेंजर ये तिक्त कषाय रस होगा वात के लिए। तो अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। तो इसको लेकर भी हमें थोड़ा सा जागरूकता करने की जरूरत है कि कुछ भी पत्ते खा ले, जैसे आपने बताया कि बस शुरू हो गए, तो ये शुरू हो जाना कहीं तो भी हमें रुकाना है। बताइए वैद्य चौहान सर, बताइए। जी मैडम, अभी आपने एक अच्छा उदाहरण बताया कि पात जो होता है उस पर सभी के ठेले लगे रहते हैं। तो ये मॉर्निंग वॉक तो इतना फैंसी हो गया, मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि लोग मॉर्निंग वॉक पर सवेरे निकल जाते हैं, 10 बजे नाश्ता वगैरह करके सब करके आ जाते हैं। और फिर हाँ मैम, सही में इतना ज्यादा हमने देखा है, मैंने तो मतलब मैं सोलापुर में बहुत ज्यादा शायद होगा, पता नहीं, तो 10 बजे बाहर से नाश्ता वगैरह कर आते हैं, फिर आराम से नहाते हैं और फिर जाकर दुकान में चले जाते हैं। फिर शाम के भी अलग ग्रुप होते हैं, शाम के इवनिंग वॉक के भी ग्रुप होते हैं। सेम हमारे इंदौर में तो ट्रेंड है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और आते थे पोहे जलेबी खाते हुए ही आते घर पे। वही मैं बता रही हूँ ना, नाश्ता करके घर आते हैं, फैंसी हो गया है मॉर्निंग वॉक। शॉपिंग, बहुत शॉपिंग की, मॉर्निंग वॉक का ड्रेस अलग, उसके जूते अलग, तो उस पे अलग इन्वेस्टमेंट रहती है उनकी। वो तो बहुत ही बड़ा विषय होगा। स्पोर्ट्स ये मतलब जो एक्सेसरीज निकली है ना आजकल, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली, महंगी, उसमें भी ट्रेंड्स चलते हैं, उसके भी बड़े अलग अलग शॉप्स होते हैं, जहाँ सभी, मैंने खूब सारे ऐसे मेरे मतलब फ्रेंड्स को भी देखा है कि जहां पर भी जाते हैं ना, तो जैसे उनका जो शौक है आजकल तो सभी का फिटनेस की तरफ है, तो अलग अलग शूज और अलग अलग एक्सेसरीज ली जाती है। ये चॉइसेस बदल गई है, महिलाओं को भी मैंने देखा है कि अब मतलब जैसे कुछ ऑर्नामेंट्स या बाकी ज्वेलरीज की खरीदारी छोड़कर हम लोग ये सब कुछ खरीदारी करते हैं, बस। बिल्कुल मैडम, सत्वावज्य चिकित्सा हो रही वो भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हाँ बताइए सर, महेंद्र सर बताइए। जी, इसमें और एक बात मैंने नोट की है कि जब भी करेले का या नीम का रस पी के जाए या खा के जाए तो काम नहीं होता है। तो यानी उससे जो हमारे मन का बात है या शरीर का बात है वो द्विगुण हो जाता है। ये बहुत बार देखने में आया है कि करेले का रस पिया और किसी अच्छे काम के लिए गए तो काम नहीं होता है, वही दही और शक्कर हाथ पे लेके जाए तो वो काम हो जाता है। बिल्कुल तो ये आचार्यों की, ऋषि मुनियों की दृष्टि थी कब क्या लेना चाहिए। बिल्कुल अच्छा बताया आपने। आपका इशारा मैं समझ गया, इशारा बहुत बढ़िया था कि बात की वृद्धि हो जाती है, इसीलिए वो काम नहीं होता है। यस, और वो विगुण हो जाता है ना, रजोगुण बढ़ता है, चंचलता बढ़ती है मन की, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो वायु का तो बस बिल्कुल ये सब होता ही है। तो ये अपना मतलब पॉइंट आउट अच्छा किया हमें मैम। हमें ये सोचना है डॉक्टर कामिनी मैम कि हम लोग जब कुछ अच्छा मतलब कुछ ऑफिस में मीटिंग हो, कुछ एक बड़ा कुछ काम हमारे करियर में हो, तो उस दिन क्या खाए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा है मैम। तभी दही को मांगल्य बोला गया है ना कहीं की, मांगल्य वाला जो नहीं तो मतलब सभी देवताओं को भी मतलब हम लोग जो सत्यनारायण की पूजा वगैरह करते हैं तो तब भी हम लोग सभी का उपयोग करते हैं ना, पंचामृत का, दूध का, फिर वहां पे फलों का भी है, वहां पे कुछ बादाम, खड़ी शक्कर वगैरह को भी रखा जाता है ना पूजा में इस्तेमाल। तो पूजा की तो हम एक सेशन भी करेंगे मैम, पूजा के सभी सामग्रियों को लेकर और उसमें क्या क्या यूजेस किए जा सकते हैं उसको भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा टॉपिक है, ताकि मैडम। और वो जो फीमेल्स के ऑर्नामेंट्स जो आप बता रहे थे, एक बारी हेड टू टो उसका करना था एक सेशन। करेंगे, मेरे पास भी उसका मटेरियल, हम लोग करेंगे इसके ऊपर एक वो 16 श्रृंगार वाला। हाँ, आप अच्छा बताती है ना, उसको आप बताएंगे एक दिन ना। यस बिल्कुल बिल्कुल। 16 संस्कारों पर भी एक सेशन रखा जाए। किसके 16 संस्कार। हाँ, बालकों में ना, बालकों वाले ना, जहाँ मैंने सोचा, मैंने कल जो रखा था ना, जरा बालक से लेके जरा
हाँ, जो कर्ण पूरी जिंदगी वेधन वगैरह सभी जी उसमें आते जी हैं ना, जी वो करेंगे सर। मैंने कल ही जो हमने रखा था ना बाल लोग का, तो वही बात की मैंने कि मुझे इंटरेस्ट है उसमें भी, लाइक वो भी हमें आजकल पर फिर से एक बार उसको उजागर करना है, कर्ण वेधन को लेकर, या कर्ण पूरन है, या फिर जो मतलब तेल लगाना है बालों में, कुछ भी जो भी सारी बातें आयुर्वेद में बताई ना, उसको भी हम लोग थोड़ा आज के हिसाब से करेंगे, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है अवेयरनेस की। क्योंकि हमने देखा है, हमने कल ही चर्चा की ना कि लेहन को बंद किया जाता है, जन्म गुटी देने से मना कर दिया जाता है, डॉक्टर लोग मना कर देते बस। बट तो ये कहीं ना कहीं जाकर प्रेशर जो आजकल बच्चों में बढ़ रहा है करियर को लेकर, मेंटल जो व्याधि बढ़े हैं, डिप्रेशन के शिकार बच्चे होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है शायद, है ना मैम? जी। निश्चित वो रूप। मैडम गुट्टी वाला तो इम्यूनिटी से रिलेटेड है ना मेरे हिसाब से, तो हाँ जैसे हाँ बिल्कुल, तो उसमें वो चाहे मतलब फिर सभी, हाँ शारीरिक मानसिक दोनों आ जाती है फिर, है ना? शारीरिक मानसिक सभी आ जाती है उसमें, बिल्कुल। हम्म, तो बल भी है ना, मतलब मनोबल बढ़ाने के लिए भी गुट्टी काम करती है ना, धातु बल जी वर्धन जी होगा, जी, और क्योंकि धातु, वचा भी होती है ना उसमें हाँ मैडम। बच्चा भी, हाँ वो भी है ना, वो मतलब मस्तिष्क के ऊपर अच्छे काम करेगी, या फिर हाँ मज्जा हाँ। धातु का पित्त के साथ रिलेशन देखेंगे हम लोग, ये सभी धातुओं हम्म का जो आश्वासी हम्म संबंध अगर देखेंगे, तो वो कहीं ना हम्म कहीं जाकर कोरिलेट होता ही है। मुझे लगता है कि हम्म, जैसे अभी हमारे अंदर जितनी टॉलरेंस कैपेसिटी है, हमारे बच्चों में इतनी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ कारण ऐसे कुछ है क्या? ये भी थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए, बिल्कुल। यस, तो अगला एक सूत्र मैं पढ़ती हूँ, फिर हम लोग रुकेंगे आज के लिए। तो ये तो बिल्कुल बड़ा सूत्र है। दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम, यथा पक्षी परिपतम सर्वतः सर्वम यप्यः, छायामत्तेति नात्मीयं यथा वा कृष्णम अप्यदः, विकारम जातम विविधम त्रिनम गुणाम अन्यतिम वर्तते है, तथा स्वधातु वैषम्यम निमित्तम अपि सर्वदा विकार जातम त्रिदोषांतम। तो रोगों की उत्पत्ति के कारण बताए कि जैसे कि सभी रोगों के उत्पत्ति का कारण केवल दोष ही है, उसमें से ज्यादा वात आदि दोष। पक्षी दिन भर चारों ओर उड़ता हुआ भी अपनी छाया का अतिक्रमण नहीं कर पाता। अथवा यहाँ पे दूसरा उदाहरण भी दिया है कि विकार समूह अनेक प्रकार का होता हुआ भी सत्व रज और तम इन तीनों गुणों का अतिक्रमण नहीं कर पाता। उसी प्रकार शरीर में स्थित वात आदि दोषों यानी रस आदि धातुओं तथा पुरुष आदि मलों की विषमता में उत्पन्न यह विकार समूह वात आदि दोषों का भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो उनका कहना है कि शायद की महत्ता जो है दोषों की या वात दोष की जो महत्ता है उसको हम कम नहीं कर सकते, और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि पक्षी को और उसकी छाया को। जैसे पक्षी कितना भी मतलब कहीं पर भी जाए, उसकी जो हम लोग छाया या मराठी में सावली बोलते हैं ना, तो ये छाया उसको नहीं छोड़ जाती। वैसे ही कितना भी हम लोग विकार समूह के बारे में सोचे, लेकिन त्रिगुणों का अपना महत्व है। त्रिगुणों से लेकर दूसरा कुछ कारण नहीं होता, गुण हमें उसमें देखने ही पड़ते हैं। उसी प्रकार उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि हम लोग कितना भी दुष्यों को हम लोग कितना भी महत्व दे, जैसे रस धातुओं को या फिर पुरुषादि बलों को, किंतु इन सबसे ऊपर कहीं ना कहीं जाकर वात आदि दोष है, जो कि इनका आक्रमण कोई भी नहीं कर सकता है। बताइए। जो हमारे 13 घटक है, सप्तधातु, त्रिदोष और त्रिमल, इनसे त्रिगुण अलग बताए हैं। यस यस, तो गुणों का महत्व जो है वो अलग तौर पे है। उससे हम साइकोलॉजिकल जो कंडीशन होती है पेशेंट की, उसको कोरिलेट कर सकते हैं। और ये जो दोष धातु मल है, इनको शरीर के धारण के लिए ये है, और ये जो गुण है वो व्यक्त होने के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मतलब सूत्र में इस प्रकार से अर्थ दिया है कि हम कितना भी हेतुओं को ढूंढेंगे या कितने भी हम दुष्य समूह को देखेंगे, तो सब मतलब कोई भी दुष्य वातों को अतिक्रमण कर नहीं सकता है, और त्रिगुणों को भी अतिक्रमण नहीं करता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम दोषों को देखते हैं तो उसमें त्रिगुण तो आ ही जाते हैं। जैसे पंचमहाभूत या त्रिगुण ये बेस है, तो कहीं भी कोई भी दुष्य है, बल है, कोई भी घटक है शरीर का, तो उसमें त्रिगुण होते ही है, क्योंकि शरीर का निर्माण ही तो त्रिगुणों से हुआ है। प्रकृति पुरुष के संयोग से जैसे सृष्टि उत्पत्ति सिद्धांत को हम लोग देखते हैं, तो उसमें जैसे इंद्रियों को या इंद्रियों के विकारों को या चतुर्विंशति पुरुष जो संकल्पना आयुर्वेद में बताई है, उसमें हमने देखा है कि सत्व रज और तम अहंकार से ही इन सभी का निर्माण होता है। यस, बताइए।
यस डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर राधिका कुछ बताना है इसमें? मैम सभी में है ना, जो आपने बता ही दिया। जैसे आहार में भी गीता से लेके वहां तक की त्रिगुण में वर्णन है, तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल। है ही से कि आद्य में आता ही है। हाँ यस 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 यस। और यहाँ पे इसमें ये कहने का मतलब है कि सबसे ऊपर दोष है, क्योंकि ये दोषादि विज्ञानी अध्याय चल रहा है, तो निश्चित रूप से उन्होंने बार बार यही हमें मतलब बताने का प्रयास किया है कि दोषों को ही हमें सबसे ज्यादा देखना है। दोषा ही एवं सर्वेषां रोगाणाम एक कारण। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि दोषों की तरफ, दोषों की महत्ता की तरफ ही उनका ध्यान ज्यादा से ज्यादा आचार्य की ये दृष्टि है कि हम कितना भी कहीं पर भी कुछ भी ढूंढे दूसरे दोषों को, रोगों के कारणों को, बट मतलब ये वात समूह के बिना तो कुछ भी नहीं जो कि मतलब रोग का एक कारण है। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ उन्होंने बताया है। यस, किसी को कुछ बताना है? तो इस प्रकार से हमने आज दोषादि विज्ञानी अध्याय में ऋतु या फिर क्षय प्रकोप प्रशम आदि का हमने यहाँ पर आज विवेचन किया है। तो आज का सत्र यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर वॉचिंग द सेशन। डॉक्टर राधिका, डॉक्टर स्वाति, सभी, डॉक्टर महेंद्र, डॉक्टर कामिनी मैम, डॉक्टर रविंद्र सक्सेना सर, तो सभी का बहुत बहुत आभार। आपने यहाँ पर आकर हमारे इस चर्चा में सहभाग लिया निश्चित रूप से, तो काफी अच्छा सा ये सत्र हुआ। यस मैम। एक बोलना चाहूंगी, जो कामिनी मैम ने बोला मैम, वो बहुत एक बात थी कि आवरण जन्य आजकल हो रहे हैं, तो उस पे भी एक बार चर्चा करेंगे कि बहुत ट्रिकी है वो डायग्नोस करना भी और चिकित्सा के लिए भी। तो वो आवरण हर चीज का, और वो उस पे एक बार थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है, बट वो मैम का प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत अच्छा। तो अच्छा। आप लोगों का एक बार उस पे लगेगा मैम, अगर कभी हो उस पे चर्चा तो हम उस पे भी करेंगे, आवरण वाले पे भी। यस यस यस, आवरण पे चर्चा निश्चित रूप से करेंगे। यस, अलग अलग जैसे हमने आज अध्याय आएगा ही मैडम आगे आपका। हाँ, शायद आएगा है आगे, बिल्कुल। यस, सो थैंक यू।